मैं डॉक्टर जयकरण यादव। प्यारे बच्चों, बैक टू एजुकेशन ऑनलाइन क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज हमारा टॉपिक रहेगा बड़ा ही मस्त। वो टॉपिक है क्रिया। आज हम कराएंगे क्रिया। बच्चों, जो क्रिया का टॉपिक है, ये भारत में कोई भी कंपटीशन हो, ऑल इंडिया में जिसमें भी हिंदी का जो कंपटीशन होगा उसमें क्रिया का 1% पूछता है। और ज़्यादातर बच्चे हैं कंफ्यूज होते हैं, कहेंगे गुरुजी आकर्मक क्रिया क्या होती है और सकर्मक क्रिया क्या होती है। तो प्यारे बच्चों, आज तुम्हारी जो आकर्मक और सकर्मक क्रिया है, वो जो मन में डाउट है, वो जिंदगी भर के लिए आज क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। जो आकर्मक और सकर्मक क्रिया में जो कंफ्यूज होता है, वो आज आपका क्लियर करवा देंगे। तो प्यारे बच्चों, जो क्रिया का टॉपिक है ये वेरी वेरी मोस्ट है। जो भी कंपटीशन होता है राजस्थान में, हरियाणा में, यूपी, बिहार, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, जितने भी भारत के राज्य हैं, तो उनमें कहीं ना कहीं 1% आता है। तो अब हम करते हैं क्रिया की चर्चा ही करते हैं। तो प्यारे बच्चों, सबसे पहला हमारा रहेगा जो क्रिया है, क्रिया शब्द का अर्थ क्या है। क्रिया शब्द का अर्थ, क्रिया शब्द का अर्थ होता है करना या होना। क्या करोगे बच्चों? क्रिया शब्द का अर्थ होता है करना या होना। करना या होना। प्यारे बच्चों, संस्कृत में क्रिया को क्या कहते हैं? धातु। संस्कृत में क्रिया क्या कहते हैं? धातु। और अंग्रेजी में क्रिया को क्या कहते हैं? वर्ब। और हिंदी में क्या कहते हैं? क्रिया। संस्कृत में जो धातु होती है, संस्कृत में क्या होती है? धातु। ये धातु किस में रहती है? संस्कृत में। जो संस्कृत भाषा है उसमें क्रिया क्या कहते हैं? धातु। और जो भी धातु होती है उसके अंत में, किस अंत में? धातु के अंत में क्या जोड़ देंगे? ना। धातु के अंत में क्या जोड़ देंगे? ना। और ना जोड़ने से क्या बन जाएगी? क्रिया। बच्चों, जो क्रिया बनती है वो किससे बनती है? धातु से। किससे बनती है? धातु से। और धातु हम क्या जोड़ेंगे? ना। और ना जोड़ने से क्या बन जाएगी? क्रिया। जैसे चल धातु है। चल क्या है? धातु है। ये चल क्या है? धातु है। जब हम इसकी क्रिया बनाएंगे तो बच्चों इसमें क्या जोड़ेंगे? ना। तो ना जोड़ दिया तो क्या होगा? चलना। इसे क्या कहेंगे? क्रिया। इसे क्या कहेंगे? क्रिया। इसी प्रकार पढ़ है, यह धातु है। पढ़ क्या है? धातु है। जब हम इसकी क्रिया बनाएंगे तो क्या करोगे? पढ़ना। इसी प्रकार खेल है, यह धातु है। इसी प्रकार क्या करेंगे? खेलना। तो बच्चों, क्रिया किससे बनती है? धातु से। क्रिया किससे बनती है? धातु से। और धातु हम क्या जोड़ेंगे? ना जोड़ने से क्या बनाई जाती है? क्रिया। जब इसके अंदर हम ना हटा लेंगे, जैसे चलना है, पढ़ना है, खेलना है, दौड़ना है, भागना है, लिखना है, अगर इनके अंत में ना हटा लेंगे तो क्या बन जाएगी? धातु। तो प्यारे बच्चों, एक कई बार क्वेश्चन आता है, क्रिया का मूल रूप क्या है? कई बार कंपटीशन में आता है, क्रिया का मूल रूप या क्रिया की उत्पत्ति किससे हुई है? तो हमारा उत्तर होगा धातु से। क्रिया की उत्पत्ति किससे हुई है? धातु से। तो इसी प्रकार प्यारे बच्चों, क्रिया शब्द का अर्थ है करना या होना। क्रिया शब्द का अर्थ क्या है? करना या होना। अब आता है क्रिया किसे कहते हैं? इसकी परिभाषा क्या है? क्रिया किसे कहते हैं? किसी कार्य का, किसी कार्य का करना या होना पाया जाए। किसी कार्य का करना या होना पाया जाए उसे क्रिया कहते हैं।
उसे क्रिया कहते हैं। क्रिया किसे कहेंगे? किसी कार्य का या किसी काम का करना या होना पाया जाता है उसे क्या कहेंगे? क्रिया। और क्रिया शब्द का अर्थ क्या होता है? करना या होना। संस्कृत में क्रिया को बच्चों क्या कहते हैं? धातु। और धातु हम क्या जोड़ेंगे? ना। और ना जोड़ने से क्या हो जाएगी? क्रिया। कई बार हमारे मन में डाउट होता है क्रिया को कैसे पहचाने? बच्चों क्रिया को हम कैसे पहचाने? तो क्रिया को पहचानने के लिए हम क्या करेंगे? अगर कोई भी शब्द आपके सामने तो पूछे भाई एक आ जाए लिख एक आ जाए राम, तो आपसे पूछे इनमें क्रिया कौन सी है? राम है या लिख है या पंखा है या पेन है? तो इसको पहचानने के लिए हम क्या करेंगे? अगर क्रिया को पहचानना है तो देखना, अगर जिसके अंत में अगर किसी शब्द में आप समझना चाहते हो कि कौन सा शब्द क्रिया है और कौन सा शब्द क्रिया नहीं, तो उसको पहचानने के लिए क्या होता है? कोई भी शब्द रहेगा जिसके अंत में, जो भी शब्द है जिसके अंत में क्या जोड़ेंगे? ना या ता या कर। अगर किसी के अंत में ना या ता या कर जुड़ जाए तो वह क्या कहलाएगी? क्रिया। वह क्या कहलाएगी? क्रिया। अगर जिसके अंत में ना ता और कर नहीं जुड़ता वह क्रिया नहीं कहलाएगी। जैसे आपने सामने आ जाए, घर आ जाए, एक आ जाए, नाच आ जाए, तो बच्चों आपसे पूछें घर और नाच ये दोनों क्रिया हैं या एक क्रिया है एक क्रिया नहीं है, तो अब हम देखेंगे इन दोनों के अंत में क्या जुड़ना चाहिए? ना। अगर जिसके अंत में ना जुड़ जाएगा वह तो क्या कहलाएगी? क्रिया। या ता जुड़ जाए, एक शब्द जुड़ जाए, एक वर्ण जो ना ता कर्मा से, ये तीनों जुड़ जाएंगे साथ, तो कहने का अर्थ है घर ना कह सकते हैं या घरता या घर कर, तो ये क्रिया नहीं कहलाएगी। इसी प्रकार नाच में नाचना, नाचता, नाच कर। इसी प्रकार दौड़ शब्द आ जाए और आपसे पूछे बच्चों ये दौड़ना दौड़ है ये क्रिया है कि नहीं, तो हम कह सकते हैं ये क्रिया है। क्यों? इसके अंत में दौड़ना, दौड़ता, दौड़कर। इसी प्रकार हंस आ जाए, हंसना, हंसता, हंसकर। इसी प्रकार आ जाए भागना, भागता, भागकर। तो क्रिया की पहचान क्या करोगे? जिसके अंत में ता, ना, ता और कर जुड़ जाए वह क्या कहलाएगी? क्रिया। और जिसके अंत में नहीं जुड़ेगा हम उसे क्रिया नहीं कहेंगे। जैसे राम शब्द आ जाए तो राम क्रिया नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती? राम के अंत में ना, ता और करे नहीं जुड़ता, इस प्रकार राम को हम क्रिया नहीं कहेंगे। अब आ जाए भोंकना, भोंक है और इसमें ना जोड़ दिया तो भोंकना, भोंकता, भोंककर। तो प्यारे बच्चों यह तो क्या है? क्रिया की परिभाषा। क्रिया किसे कहते हैं? किसी काम का करना या होना पाया जाए उसे क्या कहेंगे? क्रिया। एक प्रश्न यहां से यह बनाते हैं, जो भी पेपर आता है वेरी वेरी मोस्ट होता है, क्रिया की उत्पत्ति किससे हुई है? क्रिया का मूल रूप है या क्रिया की उत्पत्ति किससे हुई है? तो प्यारे बच्चों क्रिया की उत्पत्ति क्रिया की उत्पत्ति या क्रिया का मूल रूप, क्रिया का मूल रूप, तो हमारा उत्तर होगा धातु। हमारा उत्तर क्या होगा? धातु। हरियाणा पुलिस में आया था एचपी 2021 में, तो क्रिया का मूल रूप क्या है? धातु। या क्रिया की उत्पत्ति किससे होती है? धातु से। कैसे होती है? जो चल है ये धातु है तो इसमें क्या जोड़ देंगे? ना, तो क्या होगा? चलना। इसी प्रकार लिख है धातु है, इसमें क्या जोड़ देंगे? लिखना। इसी प्रकार दौड़ धातु है, इसमें क्या जोड़ देंगे? ना, तो दौड़ना। तो क्रिया का मूल रूप या क्रिया की उत्पत्ति किससे होती है? धातु से। यह परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो आगे चलते हैं बच्चों, कर्म और क्रिया के आधार पर। किसके आधार पर? कर्म और क्रिया के आधार पर क्रिया के दो भेद हैं। कर्म और क्रिया के आधार पर, कर्म के आधार पर
आधार पर क्रिया के दो भेद हैं। कितने भेद हैं? दो भेद। तो बच्चों कौन कौन से भेद हैं? ये दो भेद हैं। एक तो है अकर्मक क्रिया, अकर्मक क्रिया, दूसरी है सकर्मक क्रिया। कर्म के आधार पर क्रिया के कितने भेद हैं? दो, अकर्मक और सकर्मक। बच्चों सबसे पहले हमारे मन में ये डाउट क्लियर होना चाहिए, अकर्मक और सकर्मक क्रिया में मूल अंतर क्या है? अकर्मक क्रिया और सकर्मक क्रिया है, इन दोनों में अंतर क्या है? अब मैं इसका क्लियर कर कर बता रहा हूं। जैसे एक हिंदी में वाक्य बनता है, एक हिंदी में वाक्य बनता है, सबसे पहले तो क्या आता है? कर्ता। सबसे पहले क्या आएगा? कर्ता। जैसे देखिए कर्ता, कर्ता के बाद क्या आता है बच्चों? कर्म। और कर्म के बाद क्या होती है? क्रिया। हिंदी में एक वाक्य बनेगा तो सबसे पहले कर्ता, फिर कर्म, फिर क्या आएगी? क्रिया। अंग्रेजी में एक सेंटेंस बनता है, सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, फिर वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट। तो प्यारे बच्चों हिंदी में एक वाक्य बनेगा कर्ता, कर्म और क्रिया। जैसे सरिता गाना गाती है, सरिता गाना गाती है, तो इसमें कर्ता कौन है? सरिता, कर्म कौन है? गाना, और क्रिया क्या है? गाती। तो आप देखिए प्यारे बच्चों अकर्मक और सकर्मक में मूल अंतर क्या है? जैसे ये कर्म शब्द है, ये क्या है? कर्म शब्द है। तो यहां कर्म का अर्थ है, एक वाक्य रहेगा, एक वाक्य में क्या रहेगा? कर्म। उसे क्या कहते हैं? कर्म। हिंदी में कोई भी शब्द हो, अगर उसके पहले हम ए जोड़ देते हैं, कौन सा प्रत्यय जोड़ देते हैं? ए। हिंदी में कोई भी शब्द हो, अगर जिसके पहले हम ए जोड़ेंगे तो वह शब्द हमेशा किस कर देगा? नहीं का। किस कर देगा भाई? नहीं या ना का। हिंदी में कोई भी शब्द हो, अगर जिसके पहले हम क्या जोड़ेंगे? ए, और ए जोड़ने से वह शब्द किस कर देगा? नहीं का। अब देखिए ध्यान दीजिए, जैसे कर्म है, कर्म का अर्थ क्या होता है? एक वाक्य रहता है, एक वाक्य में क्या रहता है? कर्म। अगर इसके पहले हम ए जोड़ देंगे, जैसे मैंने ए जोड़ दिया, आप बताओ वाक्य में कर्म रहेगा कि नहीं? नहीं। और अक प्रत्यय जोड़ दिया, तो प्यारो कहने का अर्थ है जिस वाक्य में कर्म नहीं रहेगा तो रहेगा क्या? कर्ता और क्रिया। क्या रहेगा? कर्ता और क्रिया। तो उस वाक्य में क्या रहेगी? अकर्मक क्रिया। कर्ता प्लस क्रिया। अगर जिस वाक्य में कर्म नहीं रहेगा लेकिन क्या मिलेगा? कर्ता और क्रिया, उस वाक्य में क्या रहेगी? अकर्मक क्रिया। बच्चों क्या रहेगी? अकर्मक क्रिया। तो कहने का अर्थ है एक वाक्य रहता है, एक वाक्य में कर्म, अगर कर्म शब्द से पहले हम ए जोड़ देंगे, कौन सा उपसर्ग जोड़ देंगे? ए। और ए जोड़ने से वह शब्द हमेशा किस कर देगा? नहीं का। जैसे कार्य है, अकार्य, ज्ञान है, अज्ञान, नाथ है, अनाथ, तो ए जोड़ने से वह किस कर देता है? नहीं का। कर्म का अर्थ होता है एक वाक्य रहेगा, एक वाक्य में क्या रहता है? कर्म, लेकिन ए जोड़ने से तो उस वाक्य में कर्म ही नहीं रहेगा। जब वाक्य में कर्म नहीं रहेगा तो क्या मिलेगा? एक तो कर्ता मिलेगा। क्या मिलेगा भाई? कर्ता। और एक क्या मिलेगी? क्रिया। एक तो कर्ता, एक क्रिया। जिस वाक्य में कर्ता और क्रिया रहेगी और जिसमें कर्म नहीं रहेगा उसे क्या कहेंगे? अकर्मक। उसे क्या कहेंगे? अकर्मक। अब दूसरा देखिए सकर्मक कैसे पहचानेंगे। जैसे देखिए बच्चों ये कर्म है,
कर्म का अर्थ आप जानते हो, एक वाक्य रहेगा, एक वाक्य में क्या रहेगा, कर्म। अब इसके पहले, कर्म से पहले हम क्या जोड़ेंगे, से उपसर्ग। कौन सा उपसर्ग जोड़ेंगे, से। कौन सा उपसर्ग जोड़ेंगे, से। और से का अर्थ होता है साथ। से का अर्थ क्या होता है, साथ। तो इसके पहले हमने जोड़ दिया से। तो अब बताओ वाक्य में कर्म में साथ रहेगा कि नहीं, और अक प्रत्यय जोड़ दिया। तो कहने का अर्थ है जिस वाक्य में कर्ता प्लस कर्म प्लस क्रिया, उसे क्या कहेंगे, सकर्मक। तो प्यारे बच्चों, अकर्मक और सकर्मक क्रिया में सबसे बड़ा अंतर यह है कि जिस वाक्य में कर्म नहीं रहेगा उसे तो क्या कहेंगे, अकर्मक क्रिया। जिस वाक्य में कर्म नहीं रहेगा उसे क्या कहेंगे, अकर्मक क्रिया। और जिस वाक्य में कर्म रहेगा उसे क्या कहेंगे, सकर्मक क्रिया। यह सबसे बड़ी क्या है, पहचान। यह सबसे बड़ी क्या है, पहचान। जैसे भी जो पेपर सेट करेंगे तो इस प्रकार का क्वेश्चन देंगे, भाई निम्न में से अकर्मक क्रिया का उदाहरण नहीं है। 3 उदाहरण तो क्या मिलेंगे, अकर्मक क्रिया का, और 1 उदाहरण होगा जो अकर्मक क्रिया का नहीं रहेगा। सेकंड प्रश्न क्या बनाएंगे, निम्न में से अकर्मक क्रिया का उदाहरण बताइए। निम्न में से अकर्मक क्रिया का उदाहरण बताइए, जिसमें 1 तो अकर्मक क्रिया का उदाहरण रहेगा, जो 3 है अकर्मक क्रिया का उदाहरण नहीं रहेंगे। इसी प्रकार 2 क्वेश्चन उसमें पूछेंगे, निम्न में से सकर्मक क्रिया नहीं है, जिसमें 3 उदाहरण तो किसके मिलेंगे, सकर्मक क्रिया के। 3 उदाहरण किसके मिलेंगे, सकर्मक क्रिया के, और 1 उदाहरण होगा जो सकर्मक क्रिया का नहीं रहेगा। दूसरा प्रश्न, भाई निम्न में से सकर्मक क्रिया का उदाहरण बताइए, जिसमें 1 उदाहरण तो सकर्मक क्रिया का रहेगा और 3 उदाहरण जो सकर्मक क्रिया के नहीं रहेंगे। इस प्रकार के क्वेश्चन कई बार आजकल ऐसे प्रश्न पूछने लग गए, निम्न में से भाई सकर्मक क्रिया नहीं है, निम्न में से अकर्मक क्रिया नहीं है, जैसे चलना है, दौड़ना है, भागना है और खाना है। तो प्यारो बच्चों, जो खाना शब्द है ये अकर्मक क्रिया नहीं, ये क्या है, सकर्मक क्रिया। इस प्रकार भी पूछ सकते हैं। अब देखिए परिभाषा करवाते हैं। प्यारे बच्चों, कर्म के आधार पर क्रिया के 2 भेद हैं, अकर्मक और सकर्मक क्रिया। अकर्मक क्रिया, आपसे पूछ ले बच्चों, जो अकर्मक शब्द है, अकर्मक शब्द है, इसमें उपसर्ग और प्रत्यय है या नहीं, तो हमारा उत्तर होगा यस। अकर्मक शब्द है, इसमें उपसर्ग और प्रत्यय है या नहीं, तो प्यारे बच्चों उपसर्ग भी है और इसमें प्रत्यय। तो अकर्मक में एत तो क्या होगा, उपसर्ग। एत तो क्या होगा, उपसर्ग, और प्रत्यय क्या होगा, अक। प्रत्यय क्या होगा, अक। इसी प्रकार जो सकर्मक क्रिया है इसमें उपसर्ग और प्रत्यय दोनों है। उपसर्ग क्या होता है, से, और प्रत्यय क्या है, अक। तो प्यारे बच्चों अकर्मक क्रिया किसे कहेंगे, तो बच्चों एक अपनी ये पुस्तक है अनुष्का हिंदी व्याकरण, ये सभी कंपटीशन के लिए मोस्ट है। ये थ्योरी टाइप भी है, 0 लेवल से हाई लेवल। आप छोटी तैयारी करो, चाहे IAS RS की करो। और एक है इसमें 4100 प्रश्नों का सार संग्रह। ये बुक ऑनलाइन फ्लिपकार्ट पर भी मिल सकती है, अमेजन पर भी। अगर आप कोरियर से मंगाना चाहते हो तो हमारा व्हाट्सएप नंबर है 99 29 17 92 55। अगर इस बुक की PDF प्राप्त करना चाहते हो तो हमारा टेलीग्राम ग्रुप है अनुष्का पब्लिकेशन, आप उससे भी जुड़ सकते हो। बच्चों क्या होगी परिभाषा, क्रिया का सीधा प्रभाव। क्रिया का सीधा प्रभाव, क्रिया का सीधा प्रभाव कर्ता पर पड़ता है। क्रिया का जो डायरेक्ट जो प्रभाव है किस पर पड़ता है, कर्ता पर। जब कर्म ही नहीं होगा तो क्रिया का सीधा प्रभाव किस पर पड़ता है, कर्ता पर। सीधा प्रभाव कर्ता पर पड़ता है। और उसमें कर्म नहीं रहता है, और उसमें
कर्म में नहीं रहता। और कर्म के बिना ही भाव स्पष्ट होता है। और कर्म के बिना भाव स्पष्ट होता है। होता है उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं। प्यारे बच्चों, अकर्मक क्रिया की परिभाषा क्या है? क्रिया का सीधा प्रभाव किस पर पड़ेगा? कर्ता पर। तो कर्ता पर क्या होगा? अगर जिस वाक्य में कर्म नहीं होगा तो क्रिया का प्रभाव किस पर पड़ेगा? कर्ता पर। और जिस वाक्य में क्या नहीं रहता? कर्म, और कर्म के बिना भाव क्या होता है? स्पष्ट होता है। किस प्रकार भाव स्पष्ट होता है देखिए, समझिए। पक्षी उड़ता है, पक्षी उड़ता है, ये पहला वाक्य है। पक्षी उड़ता है, और जैसे लिख दिया राधा खाती है, राधा खाती है। अब बताओ बच्चों, ये दो वाक्य बना दिया, पक्षी उड़ता है और राधा खाती है। तो इसमें कौन सा वाक्य है जिसका स्पष्ट भाव समझ में आ रहा है, जिसका भाव स्पष्ट हो रहा है? पक्षी उड़ता है। जैसे देखिए, पक्षी उड़ता है तो स्पष्ट है कि पक्षी भाई क्या है? उड़ता है, उड़ने का काम है। अब आता है राधा खाती है, राधा खाती है। यह तो है नहीं भाई, खाती किसको है? राधा का। तो इस वाक्य में स्पष्ट भाव नहीं हो रहा है, कर्म के बिना स्पष्ट भाव नहीं हो रहा। और पक्षी उड़ता है, इसमें बिना कर्म के ही स्पष्ट क्या हो रहा है? भाव। तो राधा खाती है, तो हमारे सामने प्रश्न क्या है? क्या खाती है? तो कहेंगे राधा खाना खाती है। तब इसका भाव क्या होगा? स्पष्ट। तो ये स्पष्ट भाव नहीं हो रहा, तो ये कर्म के बिना नहीं हो रहा है। और जो पक्षी उड़ता है, ये कर्म के बिना क्या हो रहा है? स्पष्ट भाव। तो कहने का अर्थ है जो कर्म के बिना ही स्पष्ट हो जाता है उसे क्या है? अकर्मक क्रिया। जैसे उदाहरण देखिए, बच्चा रोता है। जैसे देखिए, बच्चा रोता है। भाई रोने का काम कौन कर रहा है? बच्चा। टीना हंसती है, टीना हंसती है। और आज रीना रोती है। इसी प्रकार सूर्य चमकता है, सूर्य चमकता है। बालक दौड़ता है, बालक दौड़ता है। और मोर नाचता है, मोर नाचता है। तो प्यारे बच्चों, इन वाक्यों में क्या नहीं है? कर्म नहीं है। इन वाक्यों में क्या नहीं है? कर्म नहीं है। और कर्म के बिना ही जो भाव है स्पष्ट हो रहा है, इस कारण इनको क्या कहेंगे? अकर्मक क्रिया। इनको क्या कहेंगे? अकर्मक क्रिया। अब देखिए बच्चों, जैसे देखिए, जिस वाक्य अंत में, जिस वाक्य अंत में जो निमन क्रिया, निमन क्रिया का अर्थ जो मैं क्रिया लिखाऊंगा, अगर जिस वाक्य अंत में ये क्रिया आ जाए तो प्यारे बच्चों उस वाक्य में या वह वाक्य हमेशा क्या रहेगा? अकर्मक कहलाएगा। जो मैं क्रिया लिखाऊंगा 10, 12 या 15, अगर उन वाक्य में एक क्रिया होनी चाहिए। अगर दो क्रिया होंगी जब ट्रिक नहीं लगेगी। जो भी क्रिया लिखाऊंगा, अगर चाहे वाक्य कितना बड़ा हो जाओ, तो प्यारे बच्चों उसमें बिना सोचे क्या करोगे? अकर्मक क्रिया। अब ध्यान दीजिए वो कौन कौन सी क्रिया है। जैसे देखिए,
ये क्रिया अगर जिस वाक्य में ये अकर्मक क्रिया ये आ जाए, ये अकर्मक क्रिया कहलाएंगे। जैसे देखिए उड़ना, अगर जिस वाक्य में उड़ना शब्द आ जाए, जिस वाक्य में उड़ना क्रिया आ जाए, वह क्रिया हमेशा क्या कहलाएगी? अकर्मक। जैसे आ जाए उड़ना, तो प्यारे बच्चों पक्षी उड़ता है तो यह क्या होगी? अकर्मक। इसी प्रकार आ जाए तैरना, मछली तैरती है तो क्या हो जाएगी? अकर्मक क्रिया। इसी प्रकार आ जाए रोना, बच्चा रोता है। इसी प्रकार आ जाए नाचना, मोर नाचता है। इसी प्रकार आ जाए हंसना, टीना हंसती है या पूजा हंसती है। इसी प्रकार आ जाए चमकना, सूर्य चमकता है। इसी प्रकार आ जाए उगना, चंद्रमा उगता है। इसी प्रकार आ जाए सोना, महेश सोता है। इसी प्रकार आ जाए भौंकना, कुत्ता भौंकता है। इसी प्रकार आ जाए दौड़ना, युवा दौड़ता है। इसी प्रकार आ जाए भागना, इसी प्रकार आ जाए टहलना। इसी प्रकार आ जाए थूकना। इसी प्रकार आ जाए छींकना। इसी प्रकार आ जाए खांसना। प्यारे बच्चों ये क्रिया क्या कहलाएंगी? अकर्मक। जिस वाक्य में ये क्रिया आ जाए उसमें बिना सोचे ही क्या करोगे? अकर्मक। चाहे वाक्य कितना ही बड़ा हो, लेकिन एक बात याद रखनी होगी, उसमें एक क्रिया होनी चाहिए। उस वाक्य में कितनी क्रिया होनी चाहिए? एक क्रिया। अगर एक से अधिक क्रिया आएंगी तब उसमें हम सोचना होगा इसमें अकर्मक है या सकर्मक, वो हम ट्रिक से बताएंगे। जैसे आ जाए राधा 18 घंटों से सो रही है, राधा 18 घंटों से सो रही है। और आपसे पूछ लें बच्चों इस वाक्य में कौन सी क्रिया है, तो हमारा स्पष्ट जवाब होगा। तो सबसे पहले हमें यह देखना होगा राधा 18 घंटों से सो रही है। तो अब हम इसमें यह देखना होगा इसमें क्रिया कितनी है, तो क्रिया एक ही है। राधा क्रिया नहीं है, 18 भी नहीं है, घंटे भी नहीं है, और सो रही है। तो प्यारे बच्चों इसमें कौन सी क्रिया करोगे? अकर्मक। ये आपको ध्यान रखना होगा। ये सभी क्रिया हमारी बुक में है, अनुष्का में। बच्चों ये क्रिया आ जाए आपके सामने तो उसमें बिना सोचे ही कौन सी क्रिया करोगे? अकर्मक। लेकिन उसमें एक क्रिया होनी चाहिए। कितनी क्रिया होनी चाहिए? एक क्रिया होनी चाहिए। और ट्रिक से भी बताऊंगा, लेकिन जिस वाक्यांत में ये क्रिया आ जाए तो उसमें कौन सा करोगे? अकर्मक। प्यारे बच्चों अब इसमें एक दो क्वेश्चन इस प्रकार भी पूछेगा, भाई निम्न में से अकर्मक क्रिया नहीं है, निम्न में से अकर्मक क्रिया नहीं है। जैसे आ जाए दौड़ना, भागना, नाचना, बजाना। दौड़ना, भागना, नाचना, बजाना। तो प्यारे बच्चों जो बजाना शब्द है ये अकर्मक नहीं, ये क्या है? सकर्मक। इसी प्रकार पूछ लेंगे भाई निम्न में से सकर्मक के क्रिया नहीं है। जैसे आ जाए खाता, जैसे बजाता, जैसे आ जाए लिखता, जैसे आ जाए चमकना। तो प्यारे बच्चों सकर्मक क्रिया को उदाहरण कौन सा नहीं है? चमकना। आजकल इस प्रकार के भी प्रश्न आते हैं पेपर में। अब आता है प्यारे बच्चों ये तो क्या हो गया हमारी अकर्मक क्रिया। अब आता है सकर्मक क्रिया किसे कहते हैं? आप सकर्मक क्रिया किसे कहते हैं? इनका अंतर हम इन दोनों क्रियाओं के बाद में बताएंगे ट्रिक के माध्यम से। अकर्मक और सकर्मक क्रिया के उदाहरण अगर आप ये ट्रिक लगा लोगे तो कभी भी आपका जिंदगी में गलती नहीं होगा। वो ट्रिक बताएंगे, पहले अकर्मक करवा दी फिर सकर्मक, और सकर्मक और अकर्मक क्रिया कराने के बाद इनकी एक ट्रिक है उसके माध्यम से हम आपको समझाएंगे। अगर ये ट्रिक लगाओगे
तो इसमें सकर्मक क्रिया होगी, और ये ट्रिक नहीं आएगी तो इसमें क्या रहेगी, अकर्मक क्रिया। पहले हम दोनों क्रिया करवा देते हैं। तो बच्चों सकर्मक क्रिया क्या है? दूसरी क्रिया है सकर्मक। सकर्मक क्रिया, दूसरी क्रिया क्या है, सकर्मक क्रिया। क्रिया का सीधा प्रभाव, उत्तर क्या होगा हमारा? अगर वीडियो अच्छा लगा तो ज्यादा ज्यादा लाइक करो और शेयर करो। क्रिया का सीधा प्रभाव कर्म पर पड़ता है। किस पर पड़ेगा बच्चों? कर्म पर पड़ता है, और उसमें कर्म अनिवार्य रहता है, और उसमें कर्म अनिवार्य रहता है, अनिवार्य रहता है। उसमें कर्म क्या रहता है? अनिवार्य। और कर्म के बिना भाव स्पष्ट नहीं होगा। कर्म के बिना भाव स्पष्ट नहीं होगा। नहीं होगा। प्यारे बच्चों, मैंने बता दिया था राधा खाती है, तो राधा खाती है, ये वाक्य का भाव स्पष्ट नहीं रह रहा कि खाती के राधा को है, तो कहेंगे राधा खाना खाती है। तो जो सकर्मक क्रिया है उसमें कर्म के बिना जो वाक्य है उसका पूर्ण भाव नहीं निकलता, या पूर्ण भाव स्पष्ट नहीं होता है। और अकर्मक क्रिया में कर्म के बिना ही भाव स्पष्ट होता है। जैसे उदाहरण देखिए, जैसे देखिए राधा खाना बनाती है, राधा खाना बनाती है। दूसरा उदाहरण, सीता ढोलक बजाती है, ढोलक बजाती है। सीता क्या बजाती है? ढोलक बजाती है। तीसरा, राम पत्तरे लिखता है। चौथा, पूजा गाना गाती है, पूजा गाना गाती है। तो प्यारे बच्चों ये चार उदाहरण है, इनमें क्या है? कर्म है। पहले में राधा खाना खाती है, राधा क्या करती है? खाना खाती है, तो इसमें कर्म कौन होगा? खाना। सीता ढोलक बजाती है, तो इसमें कर्म क्या होगा? ढोलक। राम पत्थर लिखता है, इसमें कर्म क्या होगा? पत्थर। और पूजा गाना गाती है, तो इसमें कर्म क्या होगा? गाना। तो प्यारे बच्चों सकर्मक क्रिया है, उसमें क्रिया का सीधा प्रभाव कर्म पर पड़ता है, और उसमें कर्म अनिवार्य रहता है, और कर्म के बिना भाव स्पष्ट नहीं होता। अब आता है प्यारे बच्चों जो सकर्मक क्रिया है, कौन सी क्रिया है? सकर्मक क्रिया। इसके दो भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? दो। एक तो है सकर्मक क्रिया के दो भेद हैं। क्रिया के दो भेद हैं, दो भेद हैं प्यारे बच्चों। एक तो है एक कर्मक क्रिया, कर्मक क्रिया। दूसरा है द्विकर्मक क्रिया, द्विकर्मक क्रिया।
एक तो क्या है एक कर्मक क्रिया, एक क्या है द्विकर्मक क्रिया। बच्चे पूछ लें जो सकर्मक क्रिया कितने प्रकार की हैं? 2 प्रकार की, एक कर्मक क्रिया और द्विकर्मक क्रिया। इसमें परिभाषा क्या होगी? जिस वाक्य में एक कर्म रहेगा, जिस वाक्य में कितने कर्म रहेंगे? एक कर्म, उसे कहेंगे एक कर्मक क्रिया। और द्विव का अर्थ होता है 2, जिस वाक्य में 2 कर्म रहेंगे उसे क्या कहेंगे? द्विकर्मक क्रिया। उसे क्या कहेंगे? द्विकर्मक क्रिया। जैसे आ जाए राम पत्थर लिखता है, तो बच्चों इस वाक्य में कितने कर्म है? जैसे राम तो क्या होगा? कर्ता, पत्थर क्या होगा? कर्म, और लिखता क्या है? क्रिया। तो प्यारे बच्चों ये एक कर्मक क्रिया है। क्यों? इस वाक्य में एक कर्म है, इस वाक्य में क्या है? एक कर्म। और ये जो चारों उदाहरण है बच्चों, ये जो चारों उदाहरण है ये सब किस में आएंगे? एक कर्मक क्रिया में। किस में आएंगे? एक कर्मक क्रिया में। सीता ढोलक बजाती है, सीता ढोलक बजाती है, तो बच्चों बताओ इसमें कितने कर्म है? सीता तो है कर्ता, सीता क्या है? कर्ता, ढोलक क्या है? कर्म, और बजाती क्या है? क्रिया। तो कितने कर्म हो गए? एक। राम पत्थर लिखता है, राम करता है, पत्थर कर्म है, और लिखना क्या होगी? क्रिया। तो कितने कर्म है? एक। पूजा करता है, गाना क्या है? कर्म, और गाती क्या है? क्रिया। तो प्यारे बच्चों एक कर्म क्रिया किसे कहेंगे? जिस वाक्य में एक कर्म रहता है। कितने कर्म होते हैं? एक कर्म रहता है, उसे क्या कहेंगे? एक कर्म क्रिया। अब बच्चों आता है द्विकर्म क्रिया किसे कहते हैं? द्विकर्म क्रिया किसे कहते हैं? पहले इसकी परिभाषा लिखा देते हैं। जिस वाक्य में एक कर्म रहता है, कर्म में रहता है, उसे एक कर्म क्रिया कहते हैं, कर्म क्रिया कहते हैं। तो बच्चों एक कर्म क्रिया के 4 उदाहरण काम आ सकते हैं। एक कर्म क्रिया जिस वाक्य में कितने कर्म रहेंगे? एक कर्म, उसे क्या कहेंगे? एक कर्म क्रिया। अब आता है द्विव का अर्थ होता है 2। द्विव का अर्थ क्या होता है? 2। जिस वाक्य में कितने कर्म रहेंगे? 2 कर्म, उसे क्या कहेंगे? द्विकर्म क्रिया। अब बच्चों आपको ये नॉलेज होनी चाहिए, जिस वाक्य में 2 कर्म रहेंगे तो हमें ये याद रखना होगा, जिस वाक्य में 2 कर्म रहेंगे जिसमें पहला कर्म रहेगा सजीव, जो 2 कर्म रहेंगे तो उसमें एक कर्म, पहला कर्म क्या रहेगा? सजीव, और द्वितीय कर्म क्या रहेगा? निर्जीव। जिस वाक्य में 2 कर्म रहेंगे तो ये अनिवार्य है, पहला कर्म तो रहेगा सजीव और दूसरा कर्म क्या होगा? निर्जीव। हमें ये याद रखना है सजीव क्या होते हैं और निर्जीव क्या होते हैं। सजीव किसे कहते हैं? जिसके अंदर प्राण होते हैं, जिसके अंदर क्या होते हैं? प्राण, उसे क्या कहेंगे? सजीव। और निर्जीव किसे कहते हैं? जिसके अंदर प्राण नहीं होते, उसे क्या कहेंगे? निर्जीव। ये याद है, जिस वाक्य में 2 कर्म रहेंगे तो पहला कर्म क्या रहेगा? सजीव, और दूसरा कर्म क्या रहेगा? निर्जीव। जिस वाक्य में 2 कर्म रहेंगे तो द्वितीय क्रम में प्रधान रहेगा। जिस वाक्य में 2 क्रम रहेंगे तो द्वितीय क्रम क्या रहेगा? प्रधान, और पहला क्रम क्या रहेगा? कमजोर। पहला क्रम क्या रहेगा? कमजोर। जैसे देखिए उदाहरण के तौर पर देखिए बच्चों, तुम गाय को चारा खिलाओ। जैसे उदाहरण यहां देता हूं मैं इनके, द्विकर्मक के उदाहरण देखिए। तुम गाय को चारा खिलाओ। तो बच्चों अभी देखो इसमें तुम गाय को चारा खिलाओ, सबसे पहला हमारा यह ध्यान होना चाहिए इनमें ये 2 क्रम कौन कौन से हैं? तुम शब्द तो क्या होगा? कर्ता। तो गाय और चारा, एक तो क्या है? गाय, और दूसरा क्या है? चारा। ये तो होगा प्रथम क्रम, प्रथम क्रम, और ये क्या होगा? द्वितीय क्रम। प्रथम क्रम क्या है? गाय, और द्वितीय क्रम क्या है? चारा। अब हमें देखना होगा गाय है वह सजीव है कि निर्जीव है? तो बच्चों गाय क्या है? सजीव।
अब है चारा, चारा क्या है? निर्जीव। तो ये याद रखना, जिस वाक्य में दो क्रम रहेंगे तो पहला क्रम अनिवार्य रूप से सजीव रहेगा और सेकंड क्रम क्या रहेगा? द्वितीय या दूसरा क्या रहेगा? निर्जीव। अब हमें देखना है इन दोनों क्रमों में जो दूसरा क्रम है वह प्रधान रहेगा। प्रधान का अर्थ है उसमें ज्यादा ताकत पावर रहेगी और पहले में क्या रहेगी? कमजोर। अब देखो गाय और चारा में ज्यादा महत्व किसका है? चारे का। कि अगर गाय को चारा नहीं डालेंगे तो गाय क्या हो जाएगी? कमजोर। इसी प्रकार दूसरा उदाहरण देखिए, मां बच्चे को दूध पिलाती है। दूसरा उदाहरण देखिए बच्चों, मां बच्चे को दूध पिलाती है। मां बच्चे को दूध पिलाती है, तो बच्चों इसमें हमें यह देखना होगा, इसमें दो क्रम कौन है? तो मां तो क्या होगी? कर्ता। अब इसमें दो क्रम, एक तो बच्चे और दूध। तो अब देखो बच्चा सजीव होता है निर्जीव? तो बच्चा सजीव होता है और दूध क्या है? निर्जीव। आप देखो इसमें कौन से क्रम का ज्यादा महत्व है? बच्चे का या दूध का? तो प्यारे बच्चों दूध का। अगर बच्चों को हम दूध नहीं पिलाएंगे तो बच्चा क्या हो जाएगा? कमजोर। तो बच्चा क्या हो जाएगा? कमजोर। इसी प्रकार अगला उदाहरण देखते हैं, अध्यापक अध्यापक छात्रों को हिंदी पढ़ा रहे हैं। बहुवचन में प्रयोग होता है। तो प्यारे बच्चों इसमें दो क्रम कौन कौन से हैं? अध्यापक तो कर्ता होगा, छात्र और हिंदी। एक तो छात्र है, एक क्या है? हिंदी। अब ये दो क्रम होगा, पहला क्रम छात्र है और दूसरा हिंदी। तो बच्चों देखो छात्र सजीव होते हैं निर्जीव? सजीव होते हैं। और हिंदी क्या है? निर्जीव। ज्यादा महत्व जो मैं पढ़ा रहा हूं वह छात्रों का है हिंदी का? तो बच्चों किसका है? हिंदी का। इसी प्रकार आ जाए, मैंने पत्नी को ताजमहल दिखाया। अगला उदाहरण देखिए, चौथा उदाहरण, मैंने पत्नी को ताजमहल ताजमहल ने दिखाया। तो प्यारे बच्चों मैंने पत्नी को क्या दिखाया? ताजमहल। तो इसमें देखो पत्नी और ताजमहल, पत्नी सजीव है कि निर्जीव? सजीव है। और ताजमहल निर्जीव है। अगर पत्नी को हम ताजमहल के सामने ले जाएं तो पत्नी अच्छी लगेगी? ताजमहल तो पत्नी की तरफ हम कम देखेंगे कि पत्नी तो हमेशा पास में रहती है और जो नई वस्तु होती है, नई चीज होती है, उनको हम ऑटोमेटिक ही देखते हैं। तो ज्यादा महत्व किसका है? ताजमहल का। और पत्नी का क्या है? कम। तो इसी प्रकार प्यारे बच्चों द्विकर्मक क्रिया किसे कहते हैं? जिस वाक्य में कितने क्रम रहेंगे? दो क्रम। कितने क्रम रहेंगे? दो क्रम। और उन दोनों क्रमों में एक क्रम क्या रहेगा? सजीव और दूसरा क्रम क्या रहेगा? निर्जीव। एक क्रम क्या रहेगा? सजीव और दूसरा क्रम क्या रहेगा? निर्जीव। जो सजीव क्रम रहेगा वह कमजोर रहेगा और निर्जीव क्रम है वह क्या रहेगा? प्रधान। तो ये क्या है? अकर्मक और सकर्मक। अब बच्चों अब हमारे सामने पहचान आएगी। हम पहचानेंगे अकर्मक और सकर्मक क्रिया को कैसे पहचाने। कई बार हमारे पर डाउट होता है, कई तो बच्चे दो शब्द याद कर लें, बच्चा रोता है जिसमें दो शब्द आ गए तो कहेंगे ये क्या है? अकर्मक। अगर जिसमें तीन आ जाए तो क्या है? कहेंगे सकर्मक। तो प्यारे बच्चों कई उदाहरण होंगे जिसमें तीन शब्द या चार पांच शब्द होंगे लेकिन उसमें क्या रहेगी? अकर्मक क्रिया। वो हम पहचाने बता रहे हैं। अकर्मक क्रिया और सकर्मक क्रिया की पहचान।
क्रिया की पहचान। प्यारे बच्चों, अकर्मक और सकर्मक क्रिया की पहचान। जैसे आज ये उदाहरण दे दिया मैंने, पहले मैं आपको क्लियर करवाता हूं, फिर मैं लिखवाऊंगा। जैसे पक्षी आसमान में उड़ता है। तो बच्चों आपके सामने ये उदाहरण, आप बताइए पक्षी आसमान में उड़ता है, तो इसमें अकर्मक क्रिया है या सकर्मक? तो ज्यादातर 90% लोग हैं इसमें क्या करेंगे, सकर्मक क्रिया। क्यों करेंगे? पक्षी को तो क्या मान लेते हैं, कर्ता, और आसमान को क्या मान लेते हैं, कर्म, और उड़ना को क्या मान लेते हैं, क्रिया। अब मैंने सबसे पहले तो वही देखता हूं, जो मैंने क्रिया लिखवाई थी, जो 12-13 क्रिया हैं, उसमें देखो उड़ना। इस वाक्य में कितनी क्रिया प्यारे बच्चों? इस वाक्य में कितनी क्रिया है, एक क्रिया है। कितनी क्रिया है, एक, उड़ना। आसमान क्रिया नहीं है, आसमान क्रिया नहीं है, इसमें ना ता कर नहीं जुड़ सकता, तो उड़ना एक क्रिया है। तो आपका उत्तर यहां सोचने की भी आवश्यकता नहीं है, डायरेक्ट क्या करोगे, अकर्मक क्रिया। तो मैंने जो क्रिया लिखाई थी ये बताया था, जिस वाक्य में उड़ना, तैरना, नहाना नहीं लिखवाया, भूल का कोई बात नहीं, दौड़ना, लिखना नहीं, सोना, जागना, हंसना, थीकना, खांसना, छींकना, ये क्रिया आ जाए वो वाक्य रहेगा अकर्मक। तो सबसे पहले हमारी क्रिया क्या रहेगी, अकर्मक। दूसरी ट्रिक, अगर आपको यह भी ट्रिक नहीं है तो दूसरी ट्रिक ये होती है प्यारे बच्चों, क्रिया को पहचानने के लिए। किसको पहचानने के लिए, क्रिया को पहचानने के लिए क्रिया के साथ हम दो काल्पनिक प्रश्न करेंगे। काल्पनिक अर्थ होता है कल्पना के आधार पर। जैसे वाक्य आएगा और आपको ये नहीं पता इसमें हम अकर्मक करें या सकर्मक, इसकी मैं ट्रिक बता रहा हूं। क्रिया को पहचानने के लिए, किसको पहचानने के लिए, क्रिया को पहचानने के लिए क्रिया के साथ दो काल्पनिक प्रश्न करेंगे। क्रिया के साथ कितने काल्पनिक प्रश्न करेंगे, दो। प्रथम क्या करेंगे, पहला प्रश्न करेंगे कौन से, पहला प्रश्न किससे करेंगे, कौन से, और दूसरा प्रश्न करेंगे क्या से। क्रिया को पहचानने के लिए क्रिया के साथ दो प्रश्न करेंगे। पहला प्रश्न रहेगा कौन प्लस क्रिया, कौन प्लस है क्रिया। दूसरा प्रश्न रहेगा क्या प्लस है क्रिया। प्यारे बच्चों, क्रिया को पहचानने के लिए क्रिया के साथ हम काल्पनिक दो प्रश्न करेंगे। पहला प्रश्न करेंगे कौन प्लस है क्रिया, और सेकंड क्या करेंगे, क्या प्लस है क्रिया। जिस वाक्य में क्रिया रहेगी उसके पहले कौन प्लस क्रिया लगा देंगे, क्या प्लस है क्रिया। जैसे पक्षी आसमान में उड़ता है, सबसे पहले हमारा ध्यान होना चाहिए इसमें क्रिया कौन सी है, उड़ना। तो पहला प्रश्न करेंगे कौन उड़ता है, फिर क्या करेंगे, क्या उड़ता है। तो इस प्रकार हम दो प्रश्न करेंगे, पहला प्रश्न कौन का और दूसरा क्या का। अगर पहला प्रश्न क्या का कर दिया और सेकंड कौन का, तो ये ट्रिक काम में नहीं आएगी। ट्रिक आएगी पहला कौन से होगा और दूसरा प्रश्न किससे होगा, क्या से। अब प्यारे बच्चों देखिए, अगर कौन का अलग उत्तर आता है, अगर कौन का क्या होता है, अलग उत्तर, और क्या का अलग उत्तर आता है, दोनों का उत्तर क्या आएगा, अलग अलग, अलग उत्तर। तो प्यारे बच्चों उसमें रहेगी सकर्मक क्रिया। उसमें कौन सी क्रिया रहेगी, सकर्मक क्रिया। तो प्यारे बच्चों उसमें कौन सी क्रिया रहेगी, सकर्मक क्रिया। अगर जिस वाक्य में जो भी है उसको पहचानने के लिए दो प्रश्न करेंगे, पहला कौन का, दूसरा क्या का। अगर कौन का अलग उत्तर आता है और क्या का अलग उत्तर आता है, तो प्यारे बच्चों उसमें कौन सी रहेगी, सकर्मक क्रिया। जैसे मैं उदाहरण दे रहा हूं, बंदर केला खाता है। उदाहरण जैसे देखिए समझने के लिए, बंदर
प्यारे बच्चों कल करवाएंगे, आज हमारा टाइम हो चुका है, अगली क्लास लेनी है ऑफलाइन। थैंक यू और धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छा लगा तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। कल हम आपको क्लियर करवा देंगे आकर्मक क्रिया और सकर्मक क्रिया में अंतर।